Assalamu alaikum dear students चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंटिन्यू करते हैं एंड द टॉपिक इज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स से मकसद है कि वो प्रोडक्ट्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं क्लियर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. So products which are produced by living organisms through various methods such as distillation, fermentation, purification, etc. Students, वो products जो कि हमें living organisms से मिलते हैं through various methods. सही है, यानी plants और animals से जो products हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं natural products. इसमें सेल्यूलोज आ जाता है, कैफीन, नाइकोटीन, इंसुलिन, ग्लूकोज. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि नेचुरल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस. उसके अपोजिट आता है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो कि लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया जाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग और नॉन लिविंग सोर्स इन लेबोरेटरी कॉल्ड सिंथेटिक प्रोडक्ट. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए उन्हें हम कहेंगे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स. अच्छा, अब इसमें 2 टाइप्स है, एक है टोटल सिंथेसिस और दूसरा है पार्शियल सिंथेसिस. It involves building a complex target molecule entirely from simple starting molecule through many steps. टोटल सिंथेसिस होनी है, सही है, मुकम्मल तौर पर सिंथेसिस होगी, यानी जो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा वो बहुत स्टेप्स के ज़रिए बनेगा और रिएक्शन स्टार्ट होगा फ्रॉम सिंपल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल. ठीक है, एक सिंपल मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे स्टेप्स गुजरने के बाद हमें एक टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि कॉम्प्लेक्स है. सो टोटल सिंथेसिस इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल एंटायरली फ्रॉम सिंपल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल थ्रू मैनी स्टेप्स. रिमेंबर कि टोटल सिंथेसिस में स्टार्टिंग में सिंपल मॉलिक्यूल है, बहुत सारे स्टेप्स के बाद हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिलेगा. अच्छा, इसमें एग्जांपल है एंटी कैंसर ड्रग पैक्लीटेक्सेल या हम इसे टेक्सोल भी कह सकते हैं. सो याद रखना है टोटल सिंथेसिस का एग्जांपल विच इज़ एंटी कैंसर ड्रग पैक्लीटेक्सेल या फिर टेक्सोल. द नेक्स्ट इज पार्शियल सिंथेसिस. जैसे टोटल सिंथेसिस में सिंपल मॉलिक्यूल से हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल रहा था थ्रू मैनी स्टेप्स. पार्शियल सिंथेसिस उसके अपोजिट है, इसमें टारगेट प्रोडक्ट मिलेगा थ्रू इंटरमीडिएट और स्टेप्स कितने होंगे, 1 या फिर 2 स्टेप्स होंगे. सो पार्शियल सिंथेसिस व्हेन टारगेट प्रोडक्ट ऑब्टेन थ्रू इंटरमीडिएट और 1 और 2 स्टेप्स. क्लियर. सो पार्शियल सिंथेसिस में सिंपल मॉलिक्यूल से प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा बल्कि एक इंटरमीडिएट से स्टार्ट होगा और ये प्रोसेस 1 या 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, इसमें एग्जांपल है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आइबुप्रोफेन जो कि मिलती है फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं. क्लियर. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन जिसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं. कुछ इस तरीके से है, पहले बेंजीन बना लें. नेक्स्ट CH, ये हो गया आइसोप्रोपाइल और दिस वन इज़ बेंजीन. आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहें या फिर क्यूमीन. सो आइबुप्रोफेन जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो पार्शियल सिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज होती है और वो हमें मिलती है फ्रॉम क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन. द टॉपिक इज़ प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो वो प्रोडक्ट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके मिलते हैं या फिर उनके कंस्टिट्यूएंट से मिलते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. So products that are made by using living organisms or their constituents such as cells, enzymes, DNA, etc. are called as products of biotechnology. वो products जो बनते हैं by using
लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके कंस्टिट्यूएंट्स को यूज़ करके मिलते हैं, उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल इज़ कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथेनॉल फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए बनती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक एनएरोबिक प्रोसेस है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इथेनॉल बनता है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं और वो एंजाइम यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सीक्रेट करता है। क्लियर? So ethanol is commercially manufactured by fermentation process in which certain enzymes secreted by microorganisms yeast are involved. अच्छा, वो enzymes हमारे पास है zymes and invertase. Students, the next topic is destructive distillation of coal. As you know, कि coal is a plant-derived solid fossil fuel. Clear? अच्छा, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस में बेसिकली कोल को हीटअप किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिसके रिजल्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। द प्रोसेस इन विच कोल इज़ हीटेड in the absence of air to produce a range of useful products is known as destructive distillation of coal. वो प्रोसेस जिसमें कोल को हीटअप किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, रिजल्टेंट वो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएगा। जहाँ हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसमें आता है कॉक, जो कि ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड है। कॉक का कलर कैसा है? ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड है। इसमें 98 to 99% कार्बन मौजूद है और कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी दूसरे की रिडक्शन करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज कोल टार। कोल टार जो कि थिक ब्लैक लिक्विड है और कोल टार इज़ रिच इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कोल टार में बेंजीन भी मौजूद है, टोलीन, ज़ैलीन, नेप्थलीन वगैरह कोल टार में मौजूद है। इट मीन्स कोल टार इज़ रिच इन एरोमेटिक कंपाउंड और कोल टार लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। कोल टार की यूजेज के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन कारपेटिंग रोड। थर्ड इज कोल गैस। कोल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन CH4 और वाटर गैस। वाटर गैस बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिक्सचर से बनती है। सो कोल गैस में मीथेन मौजूद है और वाटर गैस मौजूद है। इन दोनों के मिक्सचर से कोल गैस की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, द फोर्थ एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ अमोनिया लिक्विड। अमोनिया लिक्विड में अमोनियम कंपाउंड्स और लिक्विड अमोनिया मौजूद होती हैं। सो अमोनिया लिक्विड इज़ द मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स एंड लिक्विड अमोनिया। अमोनिया लिक्विड में क्या मौजूद है? अमोनियम कंपाउंड्स मौजूद है, जैसे अमोनिया NH3 हो गया, और लिक्विड अमोनिया भी मौजूद है। क्लियर? अच्छा, अमोनिया लिक्विड हमें बाइट्यूमिनस कोल से मिलती है। एज वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ कोल, उसमें पीट था, लिग्नाइट, बाइट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट। बाइट्यूमिनस जो कि अबंडेंट फॉर्म है ऑफ कोल। तो इस बाइट्यूमिनस कोल से हमें अमोनिया लिक्विड मिलती है। क्लियर? सो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, यानी जब उसको हीटअप किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें 4 यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कोक जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। कोल टार जिसमें बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मौजूद है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। उसके बाद कोल गैस एक गैस है विच इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड वाटर गैस। देन अमोनिया लिक्विड मिक्सचर है अमोनियम कंपाउंड्स और लिक्विड अमोनिया का एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाइट्यूमिनस कोल। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग की जाती है टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी। क्लियर? और ये रिफॉर्मिंग होती है एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट यूज़ होगा प्लेटिनम। रिमेंबर
कि पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग होगी एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग प्लेटिनम कैटलिस्ट, और रिफॉर्मिंग की जाती है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। अगर क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना होगा तो क्रैकिंग करेंगे। क्रैकिंग से पेट्रोलियम की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी और रिफॉर्मिंग से क्वालिटी। रिफॉर्मिंग में होता क्या है? प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स रिमेंबर कि अगर हाइड्रोकार्बन मौजूद होंगे इन स्ट्रेट चेन तो उसका ऑक्टेन नंबर लो होगा। ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या है? ये मेजर करता है द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। कन्वर्ट इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन सो हाई ऑक्टेन नंबर होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी उस फ्यूल की, इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। वो प्रोसेस जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है उसे हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम कहेंगे। यानी लो ऑक्टेन नंबर को हाई ऑक्टेन नंबर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज किया जाएगा टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी। और ये प्रोसेस होगा एट हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर, और कैटलिस्ट यूज़ होगा प्लेटिनम। अच्छा, अगर लो क्वालिटी गैसोलीन होगी, उसका लो ऑक्टेन नंबर होगा, या हम कहें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें, तो वो नॉकिंग कॉज करेगी। नॉकिंग एक मेटेलिक साउंड है, शार्प मेटेलिक साउंड। बट अगर हाई क्वालिटी का गैसोलीन होगा यानी हाई ऑक्टेन नंबर का, या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स उसमें मौजूद होंगे तो वो लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। द ऑक्टेन नंबर मेजर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। अच्छा, एंटी नॉकिंग एजेंट की बात करें यानी जो नॉकिंग को ख़त्म करेगा, या नॉक इनहिबिटर की बात करें तो वो है टेट्रा इथाइल लीड C2H5 4, एंड दिस इज द symbol of lead. So anti-knocking agent in past was tetraethyl lead, but अब ये बैन हो चुका है because causes air pollution, क्योंकि tetraethyl lead की वजह से air pollution cause होती है, so it is banned now. So students, we have done the today's lecture. Thank you very much. आज के लिए बस इतना हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।